नमस्कार मित्रों, आज हम गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में क्लास बीए फर्स्ट ईयर में कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, उस समय कन्नौज हमारे देश में एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में जाना जाता था। कन्नौज पर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद योग्य शासक का अभाव हो गया और योग्य शासकों के अभाव में उस समय कन्नौज को पड़ोस के विभिन्न राज्य प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने कन्नौज को प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष है वो शुरू कर दिए थे। उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था और केंद्रीय सत्ता के अभाव के कारण राजनीतिक एकता भी छिन्न भिन्न हो गई थी। भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण, अरबों के आक्रमण के कारण उस समय भारत संपूर्ण प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों के रूप में विभाजित हो गया था और तीनों ही शक्तियां भारत की दक्षिणी राष्ट्रकूट, भारत की उत्तरी गुर्जर प्रतिहार, भारत की पूर्वी पाल, इन तीनों के मध्य में संघर्ष है वो तेज हो गया था। तीनों ही राज्य अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तीनों ही राज्य अपने अपने क्षेत्र विस्तार के लिए संघर्षरत थे। तीनों ने अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने, गंगा यमुना का समृद्ध क्षेत्र हड़पने तथा कन्नौज पर अपना नियंत्रण रखने के लिए संघर्ष का मार्ग चुन लिया, क्योंकि उस समय तीनों ही राजवंश शक्तिशाली थे। तीनों राजवंशों का प्रभाव भी था और इस कारण यह त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया था। यह त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं सदी के अंतिम चरण में शुरू हुआ था और लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा था। गुर्जर प्रतिहारों का गुजरात, राजपूताना में अधिकार था। राष्ट्रकूटों का भारत के दक्षिणी क्षेत्र में अधिकार था और पालों का भारत के पूर्वी क्षेत्र अर्थात बंगाल पर वो अधिकार था। ये तीनों ही शक्तियां, इनका मुख्य उद्देश्य हर्ष की मृत्यु से उत्पन्न रिक्तता का लाभ उठाना और भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना था। ये शक्तियां अपने अपने सर्वोच्चता के लिए प्रतिबद्ध थी। अब हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश की उत्पत्ति से लेकर
इनके मुख्य शासकों का है वो अध्ययन करेंगे एवं उनका किस प्रकार राष्ट्रकूटों और पालों के साथ संघर्ष रहा था। श्यामपट पर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का, राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों का, पाल राजवंश के शासकों का नाम लिखा हुआ है और आप इनको पढ़ भी सकते हैं। इनके मध्य में जो संघर्ष है वो चला था। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की उत्पत्ति के बारे में तो विवाद बना हुआ है। विद्वानों ने इन्हें अलग अलग मतों से प्रतिपादित किया है। इनमें हम देख सकते हैं प्रतिहार अर्थात भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज होने के कारण ये अपने आप को प्रतिहार मानते थे। इनका पहला शासन या राज्य मारवाड़ गुर्जर प्रदेश में था। इस कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। अधिकांश विद्वान इन्हें भारतीय मानते हैं और गुर्जर प्रतिहार राजवंश की पहली शाखा मंडोर, इसके संस्थापक हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति को माना गया था। हरिश्चंद्र के बाद इस वंश का महत्वपूर्ण शासक नागपट प्रथम हुआ। नागपट प्रथम ने अपनी राजधानी जालोर, उज्जैन आदि को बनाया था और नागपट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक विरोध भी है वो किया था। पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और इस वंश की एक शाखा ने मालवा पर भी अधिकार कर लिया था और मालवा पर अधिकार करने के बाद अवंती को अर्थात उज्जैन को अपनी राजधानी है वो बनाया था। इनके बाद में गुर्जर प्रतिहार राजवंश में अगले शासक आते हैं जिनका नाम है वत्सराज। बोर्ड पे दिया हुआ है। वत्सराज के काल में ही त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था और उस समय राष्ट्रकूटों का शासक ध्रुव था और पाल राजवंश का शासक धर्मपाल था। इन तीनों के मध्य संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में ध्रुव ने कन्नौज का साथ लिया था और इनके मध्य में लंबे समय तक चला था। अब देखिए, वत्सराज और उसके उत्तराधिकारियों ने धीरे धीरे अपने राज्य की सीमाओं को पूर्व की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया और इसी समय बंगाल के पाल वंशीय शासक भी पश्चिम की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। हर्ष के समकालीन राजा शशांक की मृत्यु के बाद लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अराजकताएं वो रही थी। ठीक है, आपको पता ही होगा बंगाल के गौड़ वंश के शासक शशांक का वध हर्षवर्धन ने कामरूप के भास्कर वर्मन की सहायता से किया था। तो शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में भी
अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। 8वीं सदी के मध्य में पालों का बंगाल में उदय हुआ और इस वंश के पाल राजवंश का प्रथम शासक हैं वो गोपाल थे। राजा गोपाल ने बंगाल में अराजकता का अंत करके एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी और इसी गोपाल के उत्तराधिकारी धर्मपाल हुए और धर्मपाल के काल में बंगाल का राजवंश, उसका वैभव चारों तरफ फलने फूलने लगा था। इसके लिए उसे पश्चिमी भारत के प्रतिहारों और दक्षिण के राजपूतों से जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा था। इसी दौरान जब उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की शक्ति बढ़ रही थी, पूर्वी भारत में बंगाल में पालों की शक्ति बढ़ रही थी और उसी दौरान दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शक्ति एक नई शक्ति के रूप में उदय हो रही थी। राष्ट्रकूट राजवंश का पहला महत्वपूर्ण शासक दंती दुर्ग था और वह 710 ईस्वी के आसपास राज सिंहासन पर बैठा और अपने स्वामी विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उसने स्वयं अपने विजय अभियान शुरू कर दिए और उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों ने उत्तर और पूर्व की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और उन्हें गुर्जर प्रतिहारों और पालों के साथ संघर्ष करना पड़ा था। इस प्रकार साम्राज्य तथा सर्वोच्चता के लिए गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूटों में त्रिकोणात्मक संघर्ष आरंभ हुआ था और जो लगभग 200 वर्षों तक चला था और भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वाधिक महत्व का विषय बन गया था। संघर्ष का मूल उद्देश्य था कि गंगा का जो समृद्ध क्षेत्र है वह कन्नौज के अधिकार में था और तीनों ही राजवंश इस समृद्ध क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। प्रत्येक राजवंश ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने के लिए भरपूर कोशिश शुरू कर दी थी ताकि यह समृद्ध क्षेत्र उनके राज्य में आते ही उनकी आय अधिक बढ़ सके। कन्नौज पर अधिकार करना उनका मुख्य उद्देश्य था। प्रत्येक राजवंश ने इस ध्येय को प्राप्त करने का प्रयास किया और उसमें बारी बारी से सफलता भी प्राप्त की थी। लंबे समय तक किसी भी राजवंश को इसमें सफलता स्थायी रूप के लिए प्राप्त नहीं हुई थी और इस संघर्ष को ठीक से समझने के लिए हम तीनों ही राजवंशों की जो तालिका बनाई हुई है उनको देख के अपन है वो समझ सकते हैं। श्यामपट पर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के किन किन शासकों के मध्य युद्ध हुआ था उनका यहाँ पर है वो चार्ट बना हुआ है।
जो देख सकते हो। फिर देखिए अपन देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष का पहला चरण। तो देखिए उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने राजपुताने में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके बंगाल के पालों के विरुद्ध अभियान किया, पाल नरेश को पराजित किया तथा उसका श्वेत राज छत्र भी है वो छीन लिया था। इतिहासकारों का मानना है कि दोनों ही सेनाओं के मध्य बंगाल की धरती पर ही युद्ध लड़ा गया और पराजित पाल नरेश धर्मपाल हुआ था। परंतु वत्सराज अपनी विजय अभियान से लौट रहा था तो उसे राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव की सेना का सामना करना पड़ा था। 50 वर्षीय ध्रुव ने दक्षिणी भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के बाद उत्तर भारत की ओर अभियान किया और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने अपनी विशाल सेना के साथ उसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक वत्सराज की दुर्गति की, उस पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में वत्सराज पराजित हुआ और उसे अपनी जान बचाने के लिए मरुस्थल में आकर शरण लेनी पड़ी थी। इस कारण राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों द्वारा जो अर्जित यश है उसको पुनः प्राप्त कर लिया था, लेकिन ध्रुव भी अपनी विजय को स्थायित्व नहीं दे पाया और इसके लिए 2 कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। पहला है भौगोलिक स्थिति, वह अपने स्थान से बहुत दूर उत्तरी भारत निकल आया। एकाध युद्ध में सफलता प्राप्त करना अलग बात है, लेकिन घर से इतनी दूरी पर शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करना उसके लिए दूसरी बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर के स्थानीय सामंतों एवं अधिकारियों की निष्ठा प्राप्त करने के लिए समय की आवश्यकता थी और समय उसके पास नहीं था। दूसरा कारण स्वयं उसके राज्य में राजनीतिक अव्यवस्था फैल रही थी, क्योंकि ध्रुव अपनी राजधानी से दूर उत्तरी भारत आ गया तो उसके खुद के राज्य में अव्यवस्था फैलने लगी और इस अव्यवस्था के कारण वह विचलित हो गया और ध्रुव ने अपने प्रिय पुत्र गोविंद तृतीय को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा, परंतु उसकी लंबी अनुपस्थिति में स्तंभ नामक उसके एक अन्य पुत्र ने राष्ट्रकूटों का राज सिंहासन प्राप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ध्रुव को युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद जल्दी ही वापस लौटना पड़ा और उसकी वापसी के साथ ही राष्ट्रकूटों का प्रभाव है वो क्षीण हो गया। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि त्रिपक्षीय संघर्ष के पहले दौर में राष्ट्रकूटों को अल्पकालीन सफलताएं को मिली थी। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को इसलिए पराजित किया था कि वत्सराज ने पाल वंशीय शासक
धर्मपाल को पराजित कर दिया और अपनी विजय पताकाओं के साथ सर्वोच्च मान रहा था। ऐसी स्थिति में त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव ने वत्सराज का मान मर्दन है वो किया था। आगे का हम अगले वीडियो में है वो देखेंगे। धन्यवाद।